अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन्ड है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। और इस एक्सरसाइज में आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि फैक्टराइज करने का मीनिंग होता है किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाना। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाते हैं, इसी को बेसिकली हम फैक्टराइज करना कहते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी एक्सप्रेशंस आपके पास लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस नहीं हैं, क्योंकि पिछले पार्ट्स में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आ रही थी उनको हमने मिड टर्म ब्रेक यानी स्प्लिटिंग मेथड भी जिसको बोलते हैं उसकी मदद से फैक्टराइज किया था। यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि आपको हर एक्सप्रेशन में 2 से बड़ी पार्ट लाजमी मेंशन नजर आएगी, जो कि ये चीज़ शो करती है कि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर यहाँ पे 3 टर्म्स होती या आप कह लें उन 3 टर्म में वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 2 होती, यानी वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती, तो यूजुअली फिर हम पिछली वाली अप्रोच से जो पिछले क्वेश्चन में हमने फॉलो की है और मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड जो फॉलो किया उसी की मदद से इनको फैक्टराइज करते। तो अब यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को किस तरह फैक्टराइज करेंगे, तो आइए स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इसके ए वाले पार्ट से। तो ए वाले पार्ट में देखिए लिखा हुआ है नेगेटिव एक्स वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर, ये कंप्लीट फर्स्ट टर्म है। आगे नेगेटिव का साइन है, उसके बाद लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब, ये सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। तो अगर आपके पास इस तरह कोई 2 टर्म्स लिखी हुई आती हैं और उनको फैक्टराइज करना होता है, तो आपने सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर देखनी है वो है कॉमन, कि क्या इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। कॉमन नंबर्स के केस में भी हो सकता है, वेरिएबल लेटर्स के केस में भी लिया जा सकता है और इवन साइंस के केस में भी जो है कॉमन लिया जा सकता है। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स के पीछे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, इस टर्म के पीछे भी माइनस का साइन है। अगर आपकी हर टर्म के पीछे इस तरह माइनस का साइन आ रहा हो तो आप माइनस को कॉमन के तौर पे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए मैं माइनस को सबसे पहले बाहर लिख दूंगा कॉमन के लिए। अब इसके अलावा आप देखें कि साइन के अलावा इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं या लेटर्स आप कह लें, इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर भी x मेंशन्ड है, यहाँ पे x स्क्वायर मेंशन्ड है, दोनों टर्म्स में x आ रहा है, बस उनकी पार का फर्क है। और मैंने आपको बताया कि जब टर्म्स में आपके सेम वेरिएबल्स आ रहे हो, उनका पार का फर्क हो, तो वो वाला वेरिएबल जिसके ऊपर सबसे छोटी पार होगी उसको हम कॉमन के तौर पे लिखेंगे। तो इधर x स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर x की पार 1 लिखा हुआ है, तो x रेज़ टू पावर 1 जो है इसमें ये 1 छोटी पार है 2 के मुकाबले में, तो इसलिए x रेज़ टू पावर 1 को भी हम यहाँ पर कॉमन के तौर पर लिख देंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है और दूसरी टर्म में y क्यूब है, दोनों टर्म में सेम वेरिएबल y आ रहा है, पार्ट्स का फर्क है, तो छोटी पार्ट 2 बनती है, तो इसलिए इस y स्क्वायर, इस कंप्लीट वेरिएबल को जिसके ऊपर छोटी पार है, इसको हम कॉमन के तौर पे लिखेंगे। और z स्क्वायर तो कॉमन नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में है लेकिन सेकंड टर्म में नहीं है। तो जब सब कुछ कॉमन निकाल चुके हैं तो अब आप इस तरह की राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और हर टर्म में से इस कॉमन को ले लेने के बाद जो चीज़ बचेगी वो इनसाइड लिखेंगे। पहली बात, जब भी आप नेगेटिव साइन बाहर कॉमन के तौर पर लिख रहे होते हैं तो अंदर साइन चेंज होंगे, यानी पहली टर्म नेगेटिव थी, ये भी अब पॉजिटिव यहाँ पे लिखी जाएगी इस बार माइनस को कॉमन ले लेने की वजह से। तो आगे आप देखें यहाँ पे x था इस पहले टर्म में, वो सेम टू सेम बाहर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे y स्क्वायर था, वो भी सेम टू सेम बाहर लिखा जा चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। z स्क्वायर बाहर नहीं आया, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। तो जो चीज़ बाहर नहीं लिखी होती उसको आपको अंदर लिखना पड़ता है, और जो चीज़ एग्जैक्टली सेम टू सेम विद सेम पार बाहर लिखी होती है उसको इनसाइड लिखना नहीं पड़ता। ये चीज़ें आप जानते हैं। आगे देखिए माइनस का साइन है क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया हुआ है, और माइनस कॉमन की वजह से हमेशा साइन चेंज होंगे। तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो यहाँ पे आप लगाएंगे प्लस। अब आप देखिए इस टर्म में x स्क्वायर लिखा हुआ है, बाहर सिर्फ एक x लिखा हुआ है। एक x लिखने से मुराद है मेरी x रेज़ टू पावर 1 लिखा हुआ है। अगर बाहर x रेज़ टू पावर 1 है और ये टोटल 2x थे यानी x स्क्वायर थे, तो इधर एक ज़रूर बच गया होगा, यानी एक x रेज़ टू पावर 1 ज़रूर बच गया होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे y क्यूब लिखा हुआ है, बाहर y स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी बाहर एक तरह का समझ ले 2y लिखे हुए, टोटल 3 थे क्योंकि यहाँ पे 3 लिखी हुई है इसके ऊपर पार, तो अगर 2 बाहर लिखे हुए तो एक ज़रूर बच गया होगा, तो यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 1y यानी y रेज़ टू पावर 1, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। तो देखें आपने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। इसको चेक करने के लिए इस बाहर लिखी हुई एक्सप्रेशन को आप इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस आपका क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। इससे हम पता लगा लेंगे कि हमने फैक्टराइज ठीक किया है कि नहीं किया। तो ये ए पार्ट में हमने इस पहली एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को।
तो पार्ट नंबर बी में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो है 12a² b³ प्लस 6a³ b² माइनस 2a² b²। तो यहाँ पे भी आपके पास ये एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स हैं। तो आपको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि क्या इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। कॉमन मैंने आपको बता दिया है, नंबर्स के सिनेरियो में भी फाइंड आउट किया जा सकता है, साइंस के सिनेरियो में यानी माइनस साइन भी कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप समझने के लिए लेटर्स बोल लें उनमें भी कॉमन लिया जा सकता है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करें तो आप देखें हर टर्म में आपको कोफिशिएंट के तौर पे 3 नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पहली टर्म में देखें 12 लिखा हुआ नजर आ रहा है, दूसरी टर्म में 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तीसरी टर्म में 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। और आप ये चीज़ जानते हैं कि 12 को, 6 को और 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 बनता है। 2 ही सबसे बड़ा नंबर है जो 2 को भी, 6 को भी और 12 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन। तो 2 यहाँ पर क्या आएगा, वो आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 2 6 टाइम्स 12 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है और 2 1 टाइम्स 2 होता है। सबसे बड़ा नंबर जो आपके इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो उसी को कॉमन के तौर पे लिखते हैं। अब जरा यहाँ पर वेरिएबल्स या लेटर के सिनेरियोस में चीज़ों को देख लें तो पहली टर्म में a² है, दूसरी टर्म में a³ है और तीसरी टर्म में भी a² है। तो तीनों टर्म में a आ रहा है और इनकी पार्ट्स डिफरेंट है। और मैंने आपको बताया जब आपकी हर टर्म में कोई वेरिएबल या लेटर मौजूद हो, बेशक उसकी पार्ट डिफरेंट हो, तो उसको भी कॉमन के तौर पे लिखेंगे। और उसका तरीका ये होगा कि आपने उस लेटर को यहाँ पे कॉमन के तौर पे लिखना है जिसके ऊपर सबसे छोटी पार है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पार 3 है और सबसे छोटी पार आपको 2 ही मेंशन नजर आ रही है a के ऊपर, तो a² ही आप यहाँ पर कॉमन के तौर पे लिखेंगे। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे पहली टर्म में b³ लिखा हुआ है, सेकंड टर्म में b² लिखा हुआ है, थर्ड टर्म में भी b² लिखा हुआ है। तीनों टर्म में सेम वेरिएबल या लेटर आप कह लें b आ रहा है, और b जब आ रहा है तो इसमें सबसे छोटी पार b के ऊपर जो है वो 2 है, तो इसलिए b² को ही आप बाहर कॉमन के तौर पे लिख देंगे। इसके अलावा इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अब आपने हर टर्म में से इस कॉमन के अलावा जो चीज़ बच गई है वो लिखना शुरू करनी है यहाँ पर। तो पहली टर्म जो थी 12a² b³, इसमें 12 था, तो जो ये नंबर्स होते हैं इनके लिए आपने देखना है कि आपने बाहर किस नंबर को कॉमन लिया है। तो बाहर आपने लिया हुआ है 2 कॉमन, तो जिस नंबर को कॉमन लिया होगा उसी का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे ये आपका गिवन नंबर उसमें कितने टाइम्स आता है। तो 2 के टेबल में 12 कहां पर आता है, 2 6 टाइम्स, तो 12 की जगह पे क्या आ जाएगा 6। a² सेम टू सेम बाहर मौजूद है विद सेम पार, इसको अंदर नहीं लिखेंगे। b³ में से b² बाहर मौजूद है, b² का मतलब एक तरह का समझ लें कि 2 b बाहर मौजूद हैं, टोटल 3 थे तो एक इनसाइड जरूर होगा, तो यहां पर ये एक b लिख लिया यानी b⁻1 लिख लिया। तो पहली टर्म में से तो जस्ट आ गया 6b, आगे प्लस का साइन। अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसके लिए बाहर जो नंबर 2 है उसको देखेंगे तो 2 के टेबल में 6 आता है 2 3 टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। और a³ में से a² बाहर है, यानी 3 a थे उसमें से 2 बाहर हैं तो एक बच गया होगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। b² देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, बाहर भी सेम b² लिखा हुआ है, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर हो उसको अंदर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, तो बस 3 ही आएगी यहाँ पर। आगे माइनस का साइन, इधर आप देखिए 2 है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, यूं भी आप समझ सकते हैं, और 2 2 दोनों सेम टू सेम बाहर मौजूद है, तो जो चीज़ सेम टू सेम बाहर हो उसको अंदर लिखने की जरूरत वैसे भी नहीं होती। a² सेम टू सेम बाहर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे, b² भी सेम टू सेम बाहर मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे। यानी इस पूरी टर्म को देखें तो ये पूरी टर्म बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है। तो जब आपकी इस तरह कोई चीज़ पूरी की पूरी बाहर मौजूद हो तो उसकी जगह पे फिर क्या आता है, सिर्फ 1, तो आप जस्ट यहाँ पे लिख देंगे 1 और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। तो देखें आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को 2 चीज़ों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। ये हो गया इसका बी पार्ट। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पाई p²r, ये आप जानते हैं, ये जो आपके पास लेटर है इसको हम पाई पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको पहले भी पता है, ये हम सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पाई p²r माइनस 20 पाई p²q माइनस 14 पाई p⁴r⁴। तो अब आपने इस एक्सप्रेशन में भी देखना है सबसे पहले कि क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। कॉमन नंबर्स के केस में भी हो सकता है, साइंस के केस में भी निकल आ जा सकता है और वेरिएबल के केस में भी हो सकता है। तो अगर आप देखें इन हर टर्म में यहाँ पर कोफिशिएंट के तौर पे आपको 3 नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हर टर्म में पहली टर्म में 10 लिखा नजर आ रहा है, सेकंड टर्म में 20 लिखा आ रहा है और थर्ड टर्म में 14 लिखा आ रहा है। तो इधर हर एक टर्म में एक एक नंबर आपको मेंशन नजर आ रहा है, यानी टोटल 3 नंबर मेंशन नजर आ रहे हैं, 10 20 और 14। तो आपने देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर को यानी 10 को, 20 को और 14 को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो आप नोटिस करें यहाँ पर 2 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे 2 5 टाइम्स 10 होता है,
2 10 टाइम्स 20 होता है और 2 7 टाइम्स 14 होता है। 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो कि इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। इसका मतलब इसमें 2 क्या आएगा, वो आएगा कॉमन। इसके अलावा आप देखें पहली टर्म में पाई लिखा हुआ है, सेकंड टर्म में भी सेम पाई लिखा हुआ है, थर्ड टर्म में भी सेम पाई लिखा हुआ है, इस पर कोई पार भी नहीं है, यानी सारे पाई सेम टू सेम है। तो इसी सेम टू सेम पाई को आप बाहर कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर पहली टर्म में पी स्क्वायर है, सेकंड टर्म में भी पी स्क्वायर है और थर्ड टर्म में सिर्फ पी है। पी का मतलब पी रेज़ टू पावर 1। और अगर कोई वेरिएबल या लेटर तीनों टर्म्स में या जितनी भी आपके पास टर्म्स लिखी हुई है उसमें आ रहा हो, बेशक उसकी पार का फर्क हो, तो उसमें कॉमन उसको आप लिख सकते हैं। और कॉमन में आपने उस लेटर या वेरिएबल को बाहर लिखना है जिसके ऊपर छोटी पार है। तो यहाँ पे पी रेज़ टू पावर 1, इस पे 1 पार छोटी है तो इसलिए आप इस पी रेज़ टू पावर 1 को ही बाहर कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। इसके अलावा देखें पहली टर्म में आर आ रहा है, सेकंड टर्म में आर नहीं है, तो अगर सेकंड टर्म में आर नहीं है तो आर को आप कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को कॉमन लेना है वो आपकी सारी टर्म्स के अंदर मौजूद होना चाहिए, बेशक डिफरेंट पार्ट्स के साथ हो। तो इसका मतलब और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो जब और कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। अब हर टर्म में से इस कॉमन के अलावा जो चीज़ है वो इनसाइड लिखना पड़ेगी। तो पहली टर्म देखें 10 पाई पी स्क्वायर आर थी, तो 10 के लिए आप जो बाहर नंबर कॉमन निकाल चुके हैं इसका टेबल पढ़ेंगे। तो 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 5 टाइम्स, तो 10 की जगह पे तो आ जाएगा 5। पाई सेम टू सेम बाहर लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पी स्क्वायर में से एक पी बाहर है, ये पी स्क्वायर को आप इस तरह समझा करें कि 2 पी थे, एक बाहर है तो अंदर कितना बच जाएगा, 1। तो जस्ट एक पी का मतलब पी रेज़ टू पावर 1 अंदर बच जाएगा। इधर देखिए आर भी लिखा हुआ था, आर तो बाहर लिखा ही नहीं हुआ, कॉमन आया ही नहीं हुआ। जो चीज़ बाहर कॉमन ना आई उसको आप इनसाइड लाजमी लिखेंगे, तो यहाँ पे आप आर को भी लिख देंगे। आगे ये पहली टर्म कंप्लीट हो गई। आगे माइनस का साइन 20 के लिए अगेन 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 10 टाइम्स 20 होता है, यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। पाई सेम टू सेम बाहर है, इसको नहीं लिखेंगे। पी स्क्वायर में से एक पी बाहर है तो एक पी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यू तो बाहर कॉमन आया ही नहीं हुआ, तो क्यू को भी आप यहाँ पर लाजमी लिखेंगे। आगे माइनस का साइन 14 के लिए फिर से 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 7 टाइम्स 14 होता है, 7 लिखें। पाई पहले ही बाहर आ चुका है, इसको छोड़ दें। पी भी बाहर आ चुका है सेम टू सेम पावर के साथ, इसको भी छोड़ दें। क्यू बाहर कॉमन नहीं आया, इसको आप यहाँ पे लिखें। और आर क्यूब भी बाहर कॉमन नहीं आया, तो इसको भी आप यहाँ पर सेम टू सेम लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखें आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हो गया आपका सी पार्ट। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है 3v³ w² माइनस 18tv² w³ प्लस 1/3 tv²w। अब हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो जिस तरह पिछले पार्ट्स किए थे यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। इनमें से देखेंगे कुछ नंबर्स के लिहाज से कॉमन आता है कि नहीं आता, इनमें कोई वेरिएबल्स या लेटर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन के तौर पे लिखे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कोई साइन के लिहाज से कॉमन तो नहीं आ रहा। ये तमाम चीज़ों को देखेंगे और इस तरह कॉमन फाइंड आउट करके हम बड़ी आसानी से इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। लेकिन इस पार्ट में आपको एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही होगी कि इसकी लास्ट टर्म में आप देखें तो एक फ्रैक्शन मेंशन्ड है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 1/3। तो जब भी फैक्टराइज से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपके पास इस तरह की फ्रैक्शंस आएंगी तो हमें इन फ्रैक्शंस के लिहाज से भी चीज़ों को डील करना होगा। इन फ्रैक्शंस को भी देखना होगा कि क्या इन फ्रैक्शंस को यूज़ करते हुए इनमें से भी कुछ कॉमन निकाला जा सकता है कि नहीं, या फिर इनको यूज़ करते हुए क्या हमारे अपने क्वेश्चन में कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो सकती है, या इन फ्रैक्शंस की मदद से कोई फैक्टराइजेशन में हेल्प मिल सकती है। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे इस लास्ट टर्म में जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसका डिनोमिनेटर 3 है, यानी ऊपर तमाम लिखी हुई चीज़ें लास्ट टर्म में 3 से डिवाइड हो रही हैं। और इसी चीज़ को आप फोकस करके देखें कि पहली टर्म में भी एक नंबर 3 लिखा हुआ है जो कि 3 से डिविजिबल होता है, और दूसरी टर्म में भी एक नंबर 18 लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो भी 3 से डिविजिबल होता है। यानी ये तमाम की तमाम टर्म्स 3 से डिविजिबल हैं। जो अगर हम नोटिस करें इन नंबर्स के लिहाज से तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये 18 भी 3 से डिविजिबल है, और इस टर्म को तो पहले से ही 3 पर डिवाइड किया जा रहा है। तो इस तरह के सिनेरियोज में आपने क्या करना है कि आपने हर टर्म के नीचे कॉमन डिनोमिनेटर लेकर आना है। और वो कॉमन डिनोमिनेटर कौन होगा, वो वही होगा जो आपकी फ्रैक्शन में मेंशन्ड है पहले से ही आपके क्वेश्चन में। तो आपका जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे फ्रैक्शन मेंशन्ड है और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में पहले से ही 3 मेंशन्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म के अलावा जो ये पहली 2 टर्म्स बनती हैं इनके डिनोमिनेटर में भी 3 बनाएंगे। अब 3 कैसे बनाएंगे, आप ये चीज़ जानते हैं कि हर टर्म के नीचे अगर कुछ ना लिखा हो तो उसके नीचे 1 लिखा होता है। यानी इस पहली टर्म के नीचे भी 1 लिखा हुआ है, दूसरी टर्म के नीचे भी 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन नीचे वाले 1 को 3 बनाएंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और उससे आप देखिएगा हमारा क्वेश्चन और सिंप्लीफाई भी होगा और वो फैक्टराइज भी हो जाएगा। तो अब हम क्या मैनेज करेंगे, इन 1 को 3 बनाना है, और आप जानते हैं कि अगर 1 को 3 बनाना हुआ तो आपको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और किसी भी फ्रैक्शन के जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पहली टर्म को जो ऊपर लिखा हुआ है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स में 3v क्यूब w स्क्वायर, और जो नीचे 1 लिखा हुआ है इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सेम प्रोसेस आपको सेकंड टर्म के लिए भी करना पड़ेगा। इसके नीचे भी 1 है, 1 को 3 बनाने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा नीचे, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी जो कंप्लीट टर्म लिखी हुई है 18t v स्क्वायर w क्यूब, इसको भी देखे मैंने बाहर 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसके नीचे भी इस तरह की लाइन आएगी, और इस तरह 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1। और जो आपकी तीसरी टर्म है इसमें तो पहले से ही नीचे 3 लिखा हुआ है, तो इधर कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज लिख लें। ऊपर लिखा हुआ है 1t v स्क्वायर w, और नीचे क्या लिखा हुआ है इनके 3। आप चाहे इस फॉर्म में लिख लें चाहे इस फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। तो देखिए मैंने क्या किया है, क्योंकि एक फ्रैक्शन आ रही थी आपके इस फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में जिसमें डिनोमिनेटर 3 लिखा हुआ था, तो मैंने हर टर्म के नीचे 3 बनाना चाहा है, और उसी के लिए मैंने सारा ये मल्टीप्लिकेशन करी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर आप पहली टर्म को देखिए मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, वो होता है 9, तो यहाँ पर लिख दें 9, साथ उसके वी क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा, w स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस तरह की लाइन लगाएं, नीचे 3 1 टाइम्स कितना होता है 3। अब सेकंड टर्म में भी ऐसे ही करें, यहाँ पे 3 इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है, वो होता है 54। तो 54 को वैसे ही लिखें, t वैसे का वैसे ही, v स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और w क्यूब तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इस तरह की लाइन लगा लें, नीचे भी 3 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3। आगे प्लस का साइन, इधर तो कोई भी चीज़ चेंजेस करने वाली नहीं है, तो 1 वैसे ही, t वैसे ही, v स्क्वायर वैसे ही, w भी वैसे ही, और नीचे लिखा हुआ 3 भी वैसे का वैसे ही। अब आप देखें हर टर्म के नीचे आपको एक जैसा डिनोमिनेटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक जैसा नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, और यही हमारा टास्क था कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएं, क्योंकि इसी से हमें आसानी मिलनी थी। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास डिफरेंट टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम हो, यानी हर टर्म के नीचे जो भी चीज़ लिखी हुई है, चाहे वो नंबर है या कोई वेरिएबल है, वो एक जैसा लिखा हो, तो उसको भी आप कॉमन के तौर पे लिख सकते हैं। इसीलिए हमने सारा प्रोसेस किया है। तो आप देखिए यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 बाहर क्या आएगा, कॉमन। और इस कॉमन को लिखने के लिए आप इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, और उस लाइन के नीचे डिनोमिनेटर में ही 3 लिखेंगे। तो जो चीज़ आप डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालेंगे वो बाहर भी डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे, जो चीज़ आप न्यूमरेटर में से कॉमन निकालेंगे वो बाहर भी न्यूमरेटर में ही लिखेंगे। ये चीज का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि 3 यहां पे नीचे लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, तो जब मैंने कॉमन निकाला है तो कॉमन में आप देखें इस तरह की लाइन लगा के उसके नीचे 3 ही लिखा है। तो इस लाइन के ऊपर क्या लिखूं, क्योंकि और कोई चीज अगर कॉमन होगी तो वो ऊपर लिख सकता हूं, अगर कोई चीज आपने फिलहाल यहां पे कॉमन के तौर पे नहीं लिखनी तो आप यहां पे सिर्फ 1 ही लिखा करेंगे, जिस तरह मैंने यहां पे लिख लिया। यानी इन तमाम टर्म्स के डिनोमिनेटर में 3 कॉमन था, तो देखिए मैंने कॉमन को भी डिनोमिनेटर में लिखा, और ऊपर कुछ भी मैंने नहीं लिखा अभी तक कॉमन के तौर पे, तो उसकी जगह पे हमेशा क्या लिखा करेंगे, 1 लिख लिया करेंगे। इसका मतलब मैंने इन तीनों टर्म में से अभी ये 1/3 ही कॉमन के तौर पे फाइंड आउट कर लिया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इसके अलावा भी कुछ कॉमन था, तो आप देखिए यहां पर v क्यूब लिखा हुआ था, इस वाले टर्म में v स्क्वायर लिखा हुआ है, इस टर्म में भी v स्क्वायर लिखा हुआ है। तीनों टर्म में सेम वेरिएबल या लेटर आप बोल लें v आ रहा है, तो इसको भी कॉमन लिख सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि इस v में सबसे छोटी पार कहाँ पे मेंशन्ड है, तो पहले वाले v पे पार 3 है, दूसरे वाले v पे पार 2 है, और तीसरे वाले पे भी v के ऊपर पार 2 है, तो सबसे छोटी पार 2 ही बनती है। तो आप इसलिए v स्क्वायर को ही यहाँ पर कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। आगे आप w स्क्वायर की बात करें तो इस टर्म में w स्क्वायर आ रहा है, इस टर्म में w क्यूब आ रहा है, और लास्ट वाले टर्म में सिंपल w आ रहा है, जिसका मतलब है w रेज़ टू पावर 1 है। तो सबसे छोटी पार ये 1 वाली बनती है, तो हम w रेज़ टू पावर 1 को भी बाहर कॉमन के तौर पे लिख देंगे। ये चीज़ें सारी आपको आती हैं कि अगर आपका वेरिएबल और लेटर आप कह लें वो सारी टर्म्स के अंदर मौजूद हो, तो उस वेरिएबल या लेटर को बाहर कॉमन के तौर पे लिखते हैं जिसपे सबसे छोटी पार हो। इसके अलावा इन तीनों टर्म्स में और कुछ भी कॉमन नहीं बनता। तो जब आपको क्लियर हो जाए और कुछ भी कॉमन नहीं बनता, अब आप इस तरह की राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और हर टर्म में से इस कॉमन को हटाकर जो चीज़ बच गई है वो लिखेंगे। अब आप पहले वाले टर्म में देखें, ये वाला 3 बाहर लिखा जा चुका है, इसको हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। ये जो 9 है तो इसको अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इसके जो नीचे 3 लिखा हुआ था वो तो आप बाहर लिख चुके हैं, और अब सिर्फ 9 ही बचा है, तो 9 बाहर कॉमन नहीं है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे आपने कोई 3 का टेबल नहीं पढ़ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन है 1/3, ये सिंपल 3 नहीं है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे v क्यूब लिखा हुआ था, v क्यूब में से v स्क्वायर बाहर लिखा जा चुका है, यानी 3 v थे, 2 लिखे जा चुके हैं, तो 1 बचेगा, तो यानी जस्ट v लिख देंगे। w स्क्वायर था, w स्क्वायर में से 1 w बाहर है, तो 1 बचा होगा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, और ये पहली टर्म में से जो चीज़ लिखनी थी हमने लिख दी। आगे माइनस का साइन, यहाँ पर आप देखें ये 3 नीचे लिखा हुआ था, ये हम बाहर लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे।
54 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। टी बाहर कॉमन नहीं है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। वी स्क्वायर सेम टू सेम बाहर मौजूद है, जो चीज़ सेम टू सेम बाहर है कॉमन के तौर पे उसको नहीं लिखेंगे। डब्ल्यू क्यूब का मतलब आप इस तरह समझ लें, 3 दफ़ा डब्ल्यू है, बाहर 1 लिखा हुआ है तो 2 बच गएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे डब्ल्यू स्क्वायर। आगे प्लस का साइन, इधर भी देखिए 3 बाहर लिखा जा चुका है, इसको नहीं लिखेंगे। टी नहीं लिखा हुआ बाहर, इसको लिखेंगे। वी स्क्वायर बाहर पहले से मौजूद है, डब्ल्यू रेज़ टू पावर 1 भी बाहर पहले से मौजूद है, तो जो चीज़ सेम टू सेम बाहर है उसको नहीं लिखेंगे। यानी यहाँ पे और कुछ भी नहीं बचा, इसके साथ आप 1 लिख सकते हैं तो लिख लें, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अब हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। तो देखें हमने अपनी इस गिवन एक्सप्रेशन को दो चीज़ों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। बस आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ डिनोमिनेटर में से कॉमन आएगी उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, जो चीज़ न्यूमरेटर में से कॉमन आएगी उसको न्यूमरेटर में लिखना है। और इस तरह की फ्रैक्शंस को आपने इस तरीके से मैनेज करना है कि हर टर्म का कॉमन डिनोमिनेटर बना लेना है, और वो डिनोमिनेटर वही होना चाहिए जो आपकी फ्रैक्शन के मुताबिक हो। यानी अगर आपकी फ्रैक्शन के नीचे 3 लिखा हुआ है तो बाकी टर्म्स के नीचे भी 3 बनाएं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन फैक्टराइजेशन वाले और भी आसान हो जाया करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।